चलिए ठीक। हम लोग देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बताए रहे होंगे कि 1751 में बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में शाहजहां के पुत्र और बंगाल के प्रांतपति शाह शुजा के अनुमति से खुली। इसी समय राज परिवार के एक महिला की चिकित्सा डॉक्टर बौटन द्वारा करने पर शुजा ने 3000 वार्षिक के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब 1717 के मैग्ना कार्टा वाली शर्त को रिपीट कर दिया। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो स्थित है, अली वर्दी खां इस समय बंगाल का नवाब था और वो योग्य नवाब था। इसीलिए अली वर्दी खां के काल में बंगाल में अंग्रेजों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। यद्यपि अली वर्दी खां अंग्रेजों को बंगाल से निकालने में भी सफल नहीं था और वो इस दिशा में प्रयास भी नहीं किया, कारण कि वो जानता था कि स्थल भाग पर अंग्रेजों से शक्तिशाली होते हुए भी जल मार्ग में अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हैं। और इसीलिए जब उसके अमीर उसे अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान के लिए उकसाते थे तो वो कहता था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान या कहिए यूरोपीय मधुमक्खियों के समान है। यदि उन्हें टच ना किया जाए तो वो शहद देंगी, लेकिन अगर उन्हें टच किया गया तो काट काट के मार डालेगी। बहरहाल अली वर्दी खां के समय में भी दोनों एक दूसरे पे अपने नुकसान के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन अली वर्दी के समय तक अंग्रेज कंपनी और नवाब में कोई संघर्ष खुलकर नहीं हुआ। लेकिन अगले नवाब सिराजुद्दौला के काल में ये स्थिति परिवर्तित होकर सामने आई और दोनों आपस में संघर्ष में उलझ गए। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 ईस्वी। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी। और यही कारण रहा कि अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला मुगल सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और सिराजुद्दौला की आज्ञा की अवहेलना कर अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने लगे। वास्तव में मामला क्या था अभी हम लोग देखे नहीं, आगे देखेंगे। इस समय कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहा था और उसे देखते हुए कलकत्ता में फ्रांसीसी अपनी बस्ती चंदनगर की
और अंग्रेज अपनी बस्ती फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू कर दी और सिराजुद्दौला ने उन दोनों को मना किया, माने आदेश भिजवाया कि वो लोग ऐसा ना करें और वो जब तक बंगाल में है उनकी सुरक्षा का दायित्व उस पर है, नवाब पर है, तो वो लोग अपने आप इतना कोई व्यवस्था ना करें। फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी जारी रखे और ये उसी के राज में उसी की आज्ञा का खुलेआम उल्लंघन था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपनी शक्ति से परिचित कराना आवश्यक समझा। 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और इसी समय फोर्ट विलियम में काल कोठरी की प्रसिद्ध घटना घटी। काल कोठरी की प्रसिद्ध घटना घटी, जिसके अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 20 जून की शाम को 146 अंग्रेजों को ठूस दिया गया और अगली सुबह जब 21 जून को कमरा खोला गया तो केवल 23 जिंदा निकले। 123 शहीद हो चुके थे, यानी मर चुके थे। बचने वालों में 2 नाम आपको याद करना है। एक मेरी केरी पटेल जी, मेरी केरी नहीं तो याद करिए मेरी तेरी नहीं, मेरी केरी नाम की नहीं, ऐसे होता ना मेरी तेरी तो मेरा तेरा, तो मेरी केरी नाम की महिला थी और दूसरा था हॉल वॉयल। इसका नाम इसलिए याद करेंगे कि ये महिला है, ये भी सुबह जिंदा निकली है और इसका इसलिए यही हॉल वॉयल है जो इस घटना को चर्चित बनाने का काम किया। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब फोर्ट विलियम के पतन की सूचना कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक जब सूचना ये पहुंची तो अब अंग्रेजों ने वाटसन और कलायू के नेतृत्व में कर्नाटक से एक सेना कलकत्ता पर माने फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार करने के लिए भेजा। कलकत्ता पहुंचने पर इस समय फोर्ट विलियम का अधिकारी था नवाब का अधिकारी मानिक चंद। नवाब तो अपना फिर चला जाएगा, रुका थोड़े रहे। मानिक चंद, और मानिक चंद ने अंग्रेजों से घूस लेकर 2 जून, यहां डेटे एकदम तिथि पूछी जाएगी, 2 जून 2 जून जनवरी की डेट है, 2 जनवरी होना चाहिए भाई, 2 जनवरी 1757 को फोर्ट विलियम अंग्रेजों को सौंप दिया। फोर्ट विलियम में कहा जाए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया, वही कलकत्ता कहा जाएगा, सौंप दिया। अब ये डेट फिर पूछी जाती है, अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर कब अधिकार किया? 2 जनवरी 1757 को।
अब इधर जो है अगली मुख्य घटना होगी, अगली मुख्य घटना होगी अली नगर की संधि। अली नगर की संधि। संधि 9 फरवरी 1757। संधि अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हो। संधि होने का कारण क्या है? संधि होने का कारण क्या है कि उधर नवाब की मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग जो है, तो जो घसीटी बेगम है ये मौसी है इसकी, 3 बहनें थी ना इसकी माँ, एक इसकी माँ, एक घसीटी बेगम, एक पूर्णिया में ब्याही गई थी, उसका लड़का था शौकत जंग। ये सब भी सत्ता पाने के लिए नवाब के विरुद्ध सक्रिय थे। तो नवाब भी इस समय संघर्ष की स्थिति में नहीं था। उधर अंग्रेज भी संधि चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि हुई। आप इसे कलकत्ता की संधि भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम अली नगर की संधि के नाम से ही जानते हैं। अली नगर कुछ और नहीं, कलकत्ता ही है। कलकत्ता को ही नवाब सिराजुद्दौला अली नगर कहकर संबोधित करता था। अली नगर कहकर संबोधित करता था। और देखेंगे कि संधि जो हो रही अंग्रेजों की तरफ से कलाऊ और सिराजुद्दौला के बीच में। संधि के अनुसार अंग्रेजों को पूरे सारे अधिकार प्राप्त हो गए। फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने का भी उन्हें अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों ने जो खोया था वो सब पा लिया, आगे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन बंगाल की स्थिति को देखकर कलायू आगे की योजना बनाने लगा। नवाब का सेनापति मीर जाफर अयोग्य और महत्वाकांक्षी था। योग्य भी नहीं था, अयोग्य और महत्वाकांक्षी था। नवाब बनना चाह रहा था और कलाऊ को ऐसे लोगों की तलाश थी। और फिर कलाऊ ने नवाब के सेनापति मीर जाफर और नवाब के अधिकारियों में से यार लतीफ, दीवान दुर्लभ राय, बंगाल के प्रसिद्ध बैंकर और सेठ जगत सेठ, मानिक चंद्र, अमीन चंद को मिलाकर नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। कलाऊ ने बंगाल की स्थिति देखकर आगे की योजना बनाया और नवाब के सेनापति मीर जाफर, नवाब के अधिकारी यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ प्लस बंगाल के सेठ और बैंकर जगत सेठ, मानिक चंद्र, अमीन चंद, इन सबके साथ मिलकर कलाऊ ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के अनुसार कलाऊ माने अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाएंगे, मतलब बंगाल का नवाब बनाएंगे। बदले में मीर जाफर अंग्रेजों और अपने मित्रों मतलब जितने वो अधिकारी बंगाल के सेठ हैं को कृतार्थ करेगा, यानी उन्हें पैसा वगैरह देगा, बहुत सारे पद छूट आदि देगा। अब आगे की स्थिति बनी पलासी का युद्ध। तेईस जून 1700
ईस्वी। आगे देखेंगे युद्ध अंग्रेजों और नवाब के बीच हो रहा है। ये युद्ध बंगाल की राजधानी, और इस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से करीब 22 किलोमीटर दक्षिण में पलासी नामक स्थान पर लड़ा गया। राजधानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर पलासी नामक स्थान पर लड़ा गया। और इस युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज हैं जिनका नेता है कलायू, और दूसरी तरफ मीर जाफर था, सिराजुद्दौला था। लेकिन जब तक सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में है, विद्रोहियों में योजना तो बन गई है, किसी में साहस नहीं हो रहा है कि नवाब के विरुद्ध खुलकर सामने आना। इसलिए मीर जाफर ने धूर्ततापूर्ण चाल चली और उसने कहा कि थोड़े से व्यापारी हैं, इनके लिए युद्ध भूमि में आपका रहना उचित नहीं है, आप जाइए राजधानी में आराम करिए, इनसे हम लोग निपट लेंगे। और धूर्ततापूर्ण सुझाव दे करके नवाब को राजधानी वापस भेज दिया और वो अपने अंगरक्षकों के साथ राजधानी चला आया। जैसे सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से गायब हुआ, माने युद्ध भूमि से वापस चला गया, अब विद्रोही सब खुलकर सामने आ गए और नवाब की तरफ से केवल 2 अधिकारी मीर मदान और मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल और प्लस फ्रांसीसी टुकड़ी, फ्रांसीसी भी नवाब के पक्ष में लड़ रहे, ये ही रह गए। और मीर मदान मोहनलाल ने ईमानदारी से पूरी क्षमता से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन अन्य सभी अधिकारियों ने धोखा दिया। मीर मदान मोहनलाल मारे गए और अभी तक फ्रांसीसी टुकड़ी जो जमी थी उसके भी पैर उखड़ गए। परिणाम, युद्ध में अंग्रेजों की विजय और नवाब की पराजय हुई। लेकिन ये कोई युद्ध नहीं, एक तरह का षड्यंत्र था। इसीलिए केसीएस पन्निकर ने लिखा है कि पलासी का युद्ध एक सौदा था। पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के सेठों ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के सेठों ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। अब आगे देखेंगे कि मीर जाफर का पुत्र था मीरन बहादुर। अब वो और उत्साहित हुआ, वापस राजधानी पहुंचा और 25 जून 1757 को नवाब का सिर काट के धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह से नवाब का अंत हो गया और अब बन गया मीर जाफर 1757 से 1760। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी। और इस तरह से अंग्रेजों ने, मतलब कलाऊ ने, मीर जाफर को
बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने बहुत से उपहारों के साथ 24 परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। तो अब अंग्रेजों के पास आ क्या गया? सूता, नाती, काली, काटा, गोविंदपुर पहले से है, अब 24 परगना भी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और बाकी सभी साथियों को उसने कृतार्थ किया। मीर जाफर के काल में ही 1757 में कलकत्ता में कंपनी की टकसाल स्थापित हुई। पूछा जाता है किसके समय में स्थापित हुई? तो कंपनी की टकसाल 1757 में कलकत्ता में मीर जाफर के समय में स्थापित हुई। आगे देखेंगे, मीर जाफर ने मुगल बादशाह से कलायू को साबत जंग की उपाधि दिलवाई। ये दे रहा मुगल बादशाह, तो जो आपका नवाब मीर जाफर है, ये मुगल बादशाह से उपाधि कलायू को दिलवाए। और उधर जनता जो है वो मीर जाफर को कलाऊ का सियार कहकर संबोधित करने लगी। तो किसे कलायू का सियार कहा जाता है? मीर जाफर को। अब देखेंगे अंग्रेज जो हैं वो महत्वाकांक्षी है और वो और अतिरिक्त पाने के लिए प्रयासरत है। और मीर जाफर से बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव का क्षेत्र मांगने लगे। मीर जाफर ये देने को तैयार नहीं हो रहा था। परिणाम, अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ समझौता करके 1760 में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 1760 से 63 ये अगला नवाब बना। और देखेंगे कि जब मीर जाफर को अंग्रेजों की मांग पूरी न कर पाने के कारण हटा दिया गया और अगला नवाब मीर कासिम को बनाया गया, जो मीर जाफर का दामाद था। और यही मीर कासिम जो है, इसने तो अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव दे दिया, इस शर्त पर बनाया ही गया था, दे दिया। लेकिन ये मीर जो है अली वर्दी खां के बाद बंगाल पे जो भी नवाब शासन की, उनमें सबसे योग्य था। अली वर्दी के बाद जो है माने सिराजुद्दौला, मीर जाफर और आगे जो आएंगे, उन सब में सबसे योग्य व्यक्ति मीर कासिम ही था। अब मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का डेली हस्तक्षेप था और ये हस्तक्षेप कम करने के लिए मीर कासिम ने क्या किया? राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर बना दिया। पहले जो राजधानी ये थी, अब राजधानी मुंगेर हो गई। तो मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बना और मुंगेर में तोड़दार बंदूक समझ रहे हैं? पहले की जो बंदूकें होती थी पुरानी, वो ठुसहिया होती थी, या मुख की तरफ से बारूद डाल के, रांगा वगैरह गोली डाल के ठूसा जाता था और फिर ट्रिगर पे पोटास लगा फायर किया जाता था।
अब तोड़दार बंदूक जो आज की बंदूक है, यूं नली तोड़ के कारतूस लगाया जाता है। तो मुंगेर में तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना लगाया, साथ ही मुंगेर में गोला बारूद बनाने का कारखाना भी लगा। लेकिन ये भी अंग्रेजों की मांग पूरी करने में सक्षम नहीं हो रहा था। अंग्रेजों के संबंध इससे भी खराब हो गए, अंग्रेजों के संबंध इससे भी खराब हो गए। अब इसकी केवल कमी यही है, ये जानते हुए भी कि अंग्रेजों की तुलना में उसकी स्थिति अब बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। यही इसकी कमी है, नहीं बना रहता। ले जाओ जितना, जब तक चलता है चलने तो कम से कम नाम में नवाब तो लगा रहेगा। इस मीर कासिम का एक जर्मन मित्र था, समरू। समरू ये मीर कासिम का जर्मन मित्र था, और मीर कासिम ने अपने जर्मन मित्र समरू की मदद से पटना में अंग्रेज अधिकारी येलिस सहित बहुत से अंग्रेजों को कटवा दी। यही घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती। पटना हत्याकांड। अब मामला क्या था, संडे का दिन, शाम का समय, और संडे की शाम को क्या होता है कि सारे अंग्रेज अधिकारी, आम लोग, सब लोग खूब रंग बिरंगा पहन पहन के शाम को चर्च जाते। उसी मौके पे पहुंचा समरू, और एक साथ बहुत लोगों को काट के फेंक दिया। देखे कि उसको कोई मदद नहीं कर पाए। सर लोग वहां जब धार्मिक स्थल जाते तो अस्त्र लेकर नहीं जाते, सामान्य तौर पे सब गए थे। समरू को मौका मिला और येलिस सहित बहुत अंग्रेजों को काट कर फेंक दिया। यही घटना पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता। अकेला क्या दिक्कत है, अब वो अपना बंदूक अस्त्रों से लैस है, और उधर सब निहत्थे हैं, पूजा घर में आए हैं। एक तरफ धड़ धड़ सबको खत्म कर दिया, जितना काटा बहुत, गोली से मारा, तलवार से काटा, जैसे भी मार पाया। अब आगे हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बाईस अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। आप देखेंगे कि जो मीर कासिम है, मीर कासिम है, अब ये बंगाल से भागकर बिहार पहुंचे, और अब इसको मिलेगा यहीं पे सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों में एक समझौता होगा, और समझौते के तहत सुजाउद्दौला जो है ये अंग्रेजों को बिहार बंगाल से खदेड़ देगा। उखाड़ा कुछ न उखड़े, लेकिन सब समझौता करने में क्या जा रहा, अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ देगा, और मीर कासिम बिहार सुजाउद्दौला को दे देगा। और अब यह समझौता हो गया, और समझौते के बाद जो है आगे ये युद्ध हुआ। युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना है, दूसरी तरफ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला है। लेकिन ध्यान रहे, सुजाउद्दौला है,
लेकिन ये ध्यान देंगे कि वास्तव में कहने के लिए तीन है। मीर कासिम भगोड़ा नवाब था, उसके पास कुछ था ही नहीं। और जो शाह आलम द्वितीय है, ये भी भगोड़ा मुगल बादशाह है, शासक बन गया है पूरब में 1759 में, लेकिन 1772 तक यही बिहार में बना रहेगा। दिल्ली जाके गद्दी पर बैठने का साहस ही नहीं होगा, बस मुगल बादशाह बना हुआ है। सेना केवल है सुजाऊ दौला की, और सुजाऊ दौला की जो निगाह है वो मीर कासिम के बटुए पर है। मीर कासिम जब बंगाल से भागा था तो अपने साथ बहुत सारा धन संपत्ति लेकर भागा था, इसलिए सुजाऊ दौला अपने अनुसार समझौता किया है कि एक तो जीतने के बाद बिहार देगा, और जब तक युद्ध हो रहा तब तक लगभग 8 लाख रुपए मासिक सैन्य खर्च सुजाऊ दौला को मीर कासिम दे। मीर कासिम देना नहीं चाह रहा, राज तो चले गया, वही बस खजाना उसके पास बेचारे बचा है। युद्ध में ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया, और भारतीय माने इधर मीर कासिम वाले पक्ष का नेतृत्व सुजाऊ दौला ने किया। युद्ध में अंग्रेजों की विजय और भारतीय पक्ष की पराजय हुई। मीर जाफर तो गया, अब वो गद्दी से हट गया, उसे एक आध जमींदारी वोरी को दे करके वहीं छोड़ दिया जाएगा, अपना पड़ा रहेगा। अभी फिर बैठाएंगे जब अब ये अगले चरण में अब मीर कासिम भाग गया ना, अब फिर मीर जाफर बने। तो अब आप देखेंगे अंग्रेजों की विजय हुई। ध्यान देंगे जो प्लासी का युद्ध था वो तो एक धोखाधड़ी विश्वासघात था। उसमें अंग्रेजों की विजय से उनका कोई सम्मान नहीं बढ़ेगा, कारण उसे उन्होंने सैनिक योग्यता के बल पे नहीं बल्कि विश्वासघात षड्यंत्र आज से जीता था। लेकिन यह युद्ध अंग्रेजों ने अपनी सैन्य योग्यता और कुशलता के बल पर जीता है, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजी सम्मान में जो है वृद्धि हो जाएगी। उधर देखेंगे मीर कासिम जो है वो अब मीर कासिम पर सुजाऊ दौला दबाव बना रहा, उसका बकाया धन दे, 8 लाख महीने देना, इतना दिन हो गया पहले दे। मीर कासिम देना ही नहीं चाहे, अब वो भाग जाए। मीर कासिम भाग खड़ा, और जब मीर कासिम भाग खड़ा हुआ तो आगे उसके बारे में अज्ञात अवस्था में करीब 1772 के मरा पाया जाए। कौन लूट लिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इधर जो है सुजाऊ दौला तो पहले इधर उधर भागेगा, लेकिन अंत में जब उसको भी कुछ नहीं दिखाई दिया तो अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। अब हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। इस संधि में अंग्रेज अपना कुछ नहीं दे रहे, विजेता पक्ष है। तो इलाहाबाद और कड़ा सुजाऊ दौला से लेकर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दी। मैंने यह तय हो गया संधि में इलाहाबाद और कड़ा सुजाऊ दौला मुगल बादशाह को देगा। और उधर मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा
की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार दे दी। अब तक क्या था जो मिल रहा था, वो ये था कि 3,000 वार्षिक दें तो निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। अब राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। राजस्व वसूली का अधिकार मतलब समझ रहे हैं, सिविल प्रशासन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा सिविल प्रशासन अंग्रेजों को दे दिया गया। कहा जाए दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया। अंग्रेजों ने इसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो 3 शर्तें हो गई कि अंग्रेज मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देंगे, मुगल बादशाह ने अंग्रेजों माने अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, और उधर सुजाउद्दौला से इलाहाबाद कड़ा ले करके मुगल बादशाह को दिया गया। और यही है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कलाऊ कंपनी की स्थिति को समझ रहा है, और वो समझ रहा था कि अभी कंपनी के कर्मचारी ये दायित्व माने सिविल प्रशासन का दायित्व वसूलने में सक्षम नहीं है। इसलिए कलायू ने यहां पर मैंने बंगाल में कहेंगे, लेकिन यद्यप वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, प्रेसिडेंसी बंगाल है। बंगाल में द्वैध शासन क्या चीज हमने टच किया, द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की, द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की। और ये द्वैध शासन 1765 से लेके 72 तक चलेगा, और अंत में इसका अंत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में किया जाए। द्वैध शासन के तहत द्वैध शासन, अब यहां एक चीज ध्यान देंगे कि द्वैध शासन का अंत कब हुआ, 72 में। विधिक रूप में इसका अंत हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और द्वैध शासन जो है, इसके तहत द्वैध शासन जो है, इसके तहत हुआ क्या कि द्वैध शासन के तहत होगा क्या कि जो राजस्व वसूली का काम है इसे भारतीय ही करेंगे, इसे भारतीय ही करेंगे। और बंगाल में जो है नवाब होगा, और नवाब बंगाल के निजामत मतलब सैन्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। अब यहां 2-3 चीजें ध्यान रखिए कि 65 में फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाए। 2 साल फिर 65 से 67 मीर जाफर नवाब रहेगा। और अब देख रहे हैं कि अंग्रेज क्या है, ऐसी व्यवस्था कर दिए कि बंगाल में शांत व्यवस्था बनाए रखने का टोटल दायित्व नवाब का, लेकिन जो बंगाल का राजस्व है वो अंग्रेजों का है। राजस्व वसूलेंगे भारतीय ही, लेकिन जो वसूलेंगे उनको नियुक्त करेंगे अंग्रेज। और यही द्वैध शासन है कि जिसके तहत अंग्रेजों के पास केवल अधिकार ही अधिकार थे और नवाब के पास केवल दायित्व ही दायित्व था। कल्पना करिए, राजस्व ना हो शासन कहां से होगा। अभी मोदी जी को सब लोग टैक्स देना छोड़ दें और कहें आप सुपर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के, एको हफ्ता नहीं टिकेंगे।
तुरंत ही छोड़ के भाग जाए। तो यही द्वैत शासन है। अब कुछ टिप्पणी मात्र जानेंगे। एक शब्द है गोमास्ता। गोमास्ता, तो गोमास्ता किसे कहेंगे? व्यापार के इच्छुक भारतीय जो अंग्रेजों का एजेंट बन के व्यापार करते थे। व्यापार के इच्छुक भारतीय जो अंग्रेजों का एजेंट बनकर व्यापार करते थे, उन्हीं को गोमास्ता कहा जाता था। उन्हीं को गोमास्ता कहते थे। और बस कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में इतनी जानकारी रहे, एक जनरल सी जानकारी हो जाएगी, इतना पर्याप्त है। आपके सिलेबस में तो है नहीं, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और अब हम लोग आगे देखेंगे अगली टॉपिक के तहत। अभी वो भी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं रहेगी। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। फ्रांसीसी संघर्ष, या इसी को कहिए कर्नाटक का युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या इसी को कहिए कर्नाटक का युद्ध। और अब ये नई टॉपिक है, तो अगले टर्न पर ही हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों की टॉपिक यही रहेगी, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक का युद्ध। जो चीजें देखा गया, इसमें कोई चीज कंफ्यूजन में हो तो उस पर चर्चा कर ली जाए। अरे शासन वही सब तो है। शासन में दो चीज आते हैं। नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के यहाँ मामला नहीं है। और अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार मुगल बादशाह, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब द्वैत शासन, शासन में दो तत्व होते, एक निजामत और एक दीवानी। निजामत मतलब सैन्य प्रशासन, इसके तहत शांत व्यवस्था की स्थापना आता है। और दीवानी का मतलब है राजस्व प्रशासन, इसके तहत पूरा टैक्सेशन आता है। तो दो ही चीज तो शासन में, एक शांत व्यवस्था बनाए रखे और दूसरे टैक्स वगैरह की वसूली। कुछ भी कहीं और पूछना है किसी को? तो ठीक, फिर टॉपिक यही समाप्त कर रहे हैं। अब कल से देखेंगे